ध्यान करके यदि आप जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं और साथ में कुछ मीठा वहां पे भोग लगाते हैं, 2 धूप बत्ती अगर आप वहां पे प्रतिदिन लगा के और जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके घर के परिवार के सदस्य जो भी गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हैं उनको उनकी बीमारी के अंदर बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जो लाइलाज बीमारी है वो भी आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है और उसके जो दवाइयों के ऊपर आपकी जो निर्भरता है वो खत्म होने लग जाती है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं माँ तुलसी को दिए जाने वाले विशेष अर्घ्य के बारे में। यदि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, यदि आपको लगता हो कि आपके पुत्र अथवा पुत्री के विवाह में लगातार आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, यदि आपको लगता हो कि आपकी संतान जो है वो कुमार की तरफ जा रही है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए माँ तुलसी को प्रतिदिन जल का अर्घ्य देना, कच्चे दूध का अर्घ्य देना इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपको करना यह है कि प्रतिदिन आप माँ तुलसी को आप जल का अर्घ्य प्रदान करें, उसके बाद में आप कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करें। तुलसी की जड़ों के अंदर ब्रह्मा का निवास बताया गया है, तो यदि आप माँ तुलसी की जड़ों के अंदर कच्चे दूध का जल का आप अर्घ्य प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ तुलसी प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाती है। माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, यह तो बात हुई कुछ विशेष अर्घ्य के बारे में जिनको करने से आपकी कुछ विशेष समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। अब समय हो गया है आज के विशेष ज्योतिष उपाय को जानने का, तो आइए जानते हैं आज का विशेष ज्योतिष उपाय। यदि आपको लगता हो कि आपको लगातार आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको लगता हो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे अशुभ योग हैं जिनके कारण लगातार आपको कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए एक सरल सा उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आप अपना कोई पुराना कंबल, अपना ओढ़ा हुआ कंबल जो है वो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को आप रविवार या शनिवार के दिन अगर आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं वो आपसे दूर चली जाती हैं। मित्रों, अब समय हो गया है आपके घर के वास्तु के बारे में बात करने का। तो आपके घर के वास्तु में आज हम बात करेंगे आपके घर के अंदर बनी रसोई घर की आंतरिक साज सज्जा अर्थात रसोई घर के इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में। तो क्या आपके रसोई घर के आंतरिक साज सज्जा भी आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि को प्रभावित करती है? निश्चित तौर पर मित्रों, आपके घर की रसोई घर के अंदर की जो आंतरिक सज्जा है वो यदि वास्तु सम्मत है तो आपके घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वहीं यदि आपके घर की रसोई घर की जो आंतरिक साज सज्जा है वो वास्तु सम्मत नहीं है तो आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके घर के अंदर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या हमेशा बनी रहती है। तो आइए यह जान लेते हैं कि आपके रसोई घर की आंतरिक साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रसोई घर के रंग के बारे में। तो आपके रसोई घर में रंग कैसा होना चाहिए? तो मित्रों, आपके रसोई घर का जो रंग होना चाहिए वो हमेशा हल्का श्वेत, क्रीम अथवा पीले रंग का होना चाहिए। कभी भी भूलकर आप लाल, नीला और हरा रंग जो है वो रसोई घर के अंदर प्रयुक्त नहीं करें। यदि आपके घर के अंदर, रसोई घर के अंदर आपको लाल, नीला और हरा रंग यदि आपने उपयोग में ले रखा है तो आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जो विशेष बात है वह यह बात है कि आजकल एक प्रचलन बढ़ गया है कि रसोई घर के अंदर एक स्टोर रूम साथ में बना दिया जाता है। तो जिस घर के अंदर रसोई घर के साथ में अगर स्टोर घर भी बना हो तो उस घर के जो मुखिया है उसको आर्थिक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी भी जो रसोई घर और स्टोर घर साथ नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की मुखिया की आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक तरक्की हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो कभी भी आपको रसोई घर और स्टोर घर एक साथ नहीं बनाने चाहिए, दोनों को अलग अलग आपको बनाना चाहिए। तीसरी विशेष बात जो मैं आपको आंतरिक साज सज्जा में बताना चाहता हूं वो ये है कि आज के समय में जगह के अभाव के कारण ऐसा कर दिया जाता है कि रसोई घर के अंदर ही मंदिर की स्थापना कर दी जाती है, जो कि सर्वथा वास्तु सम्मत रूप से उसको
गलत बताया गया, अनुचित बताया गया है। जिस घर के अंदर, रसोई घर के अंदर मंदिर की स्थापना की गई हो, अक्सर देखा गया है कि उस घर के सदस्यों के अंदर क्रोध की बहुत अधिकता रहती है, विचारों में भिन्नता रहती है, बात बात पर वैचारिक मतभेद उसके घर के सदस्यों के अंदर हमेशा बना रहता है। और यदि आपने वहां पर अपने पितरों की तस्वीर रसोई घर के अंदर लगा रखी है तो आपको बेहद मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, यदि आपके पास में और कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो कम से कम आपको रसोई घर के अंदर तो अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की यानी मृत व्यक्तियों की तस्वीर जो है वो रसोई घर के अंदर आप नहीं लगाएं, ताकि आपको मारक प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो रसोई घर के अंदर मंदिर जो है वो वास्तु सम्मत नहीं माना गया है। मैं आपको आंतरिक सज्जा के रूप में बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप रसोई घर के अंदर जो आपके रसोई घर का जो आग्नेय कोण है यानी पूर्व और दक्षिण का कोना है, वहां पे आपको चूल्हे को स्थापित करना चाहिए। और जब आप खाना बनाते समय आपका जो मुख होना चाहिए वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। एक ये बहुत ही सरल सी बात है, लेकिन आप लोग इससे परिचित नहीं है। यदि आप पूर्व दिशा की तरफ खड़े होकर आप खाना बनाती हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यदि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाती है तो आपकी 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रसोई घर के अंदर खाना बना रहे हैं, जब आप गैस चूल्हे की स्थापना कर रहे हैं तो इस प्रकार करें कि खाना बनाते समय मुख जो हो वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जल का जो स्थान है वो बहुत विशेष रूप से वास्तु सम्मत होना चाहिए कि रसोई घर के अंदर जहां आपने चूल्हे की जो स्थापना है वो आग्नेय कोण में कर रखी है, तो जल की जो स्थापना है वो आपको पूर्व उत्तर का जो ईशान कोण कहलाता है, वहां पर आपको एक पानी का मटका अथवा पानी की चरी अथवा पानी का कलश हमेशा भर के रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आज के युग के अंदर सीधा आरओ में से पानी बोतलों के अंदर भरकर फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है। ईशान कोण वहां पर जल के जो कलश है वो रखा ही नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि रसोई घर के अंदर यदि ईशान कोण के अंदर जल है और आग्नेय कोण के अंदर चूल्हा है, अग्नि है, तो जल और अग्नि के बीच में संतुलन जिस घर के अंदर बना रहता हो उस घर के अंदर मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और उस घर के अंदर सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो अपने घर में जल और अग्नि का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको ईशान कोण के अंदर जल का कलश अवश्य रखना चाहिए और साथ में आग्नेय कोण के अंदर आपको चूल्हे की स्थापना करनी चाहिए। रसोई घर के अंदर कभी भी बेतरतीब तरीके से आपको बर्तन नहीं रखने चाहिए। आप अलमारी से ढक के बर्तन रखें और ये ध्यान रखें कि अलमारी की जो सनमाइका का जो रंग हो वो लाल नहीं हो। कोई भी खराब उपकरण आपको रसोई घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। मित्रों, यह तो बात हुई रसोई घर की आंतरिक साज सज्जा के बारे में। यदि आपको सरल टिप्स अगर ध्यान में रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, अब समय हो गया है आज के विशेष वास्तु उपाय को जानने का, लेकिन उससे पहले समय है एक अंतराल का। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति,
साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। मित्रों, यदि आपको लगता हो कि आपके शयन कक्ष में जाते ही पति पत्नी के बीच में व्यर्थ में बहुत ज्यादा वाद विवाद बढ़ जाता हो, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात में बदल जाती हो, तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही सरल उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। उसमें करना सिर्फ आपको इतना सा है कि जो आपका बेड है जिस पर आप सोते हैं उसको आपको दीवार से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, और साथ में यह भी ध्यान रखिए कि जो आपके साथ में अटैच लेट बाथ जो है उसका दरवाजा जो है वो कभी भी आपके बेड की तरफ नहीं खुलना चाहिए, सीधा उस तरफ नहीं खुलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हमेशा बंद करके अगर आप रखें तो आपके कमरे का जो माहौल है, शयन कक्ष का जो माहौल है, वो बहुत ही सुखद माहौल के अंदर बदल जाएगा। मित्रों, अब समय हो गया है समस्या आपकी, समाधान हमारे का। सबसे पहली जो ज्योतिष से संबंधित समस्या हमें भेजी है वो हमें भेजी है रोहित भारद्वाज जी ने जालंधर पंजाब से। इनकी जन्म तिथि है 18 जुलाई सन 1987, जन्म समय है शाम 4 बजे, जन्म स्थान है जालंधर पंजाब। ये लिखते हैं कि मैं काफी समय से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं पर सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी का योग है? यदि है तो कब से है? कृपया करके कुछ उपाय बताएं। तो रोहित जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है जो कि 19 अक्टूबर सन 2013 को खत्म होगा। सूर्य और शनि का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का माना गया है, लेकिन ऐसा रिश्ता जिनमें आपस में बैर रहता है, थोड़ा सा द्वेष रहता है, तो आप अभी एक अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हैं। अक्टूबर 2013 के पश्चात में जैसे ही सूर्य में बुध का अंतर आएगा, निश्चित तौर पर आपको भगवान सूर्य की कृपा से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। आपको करना यह है कि नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें,
एक सोने का सूरज यदि आप लाल धागे के अंदर गले के अंदर धारण करते हैं तो अक्टूबर के पश्चात निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। दूसरी समस्या जो हमें भेजी वो भी ज्योतिष से संबंधित है। ये समस्या हमें भेजी है हेनू गर्ग जी ने बीकानेर राजस्थान से। इनकी जन्म तिथि है 25 मार्च सन 1991। जन्म समय है सुबह 10:45। जन्म स्थान है बीकानेर राजस्थान। ये लिखती हैं कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी रुकावटें क्यों हैं, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, शादी कब होगी, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। तो हेनू जी, आपकी जन्म कुंडली में जो मुख्य बात है कि आपके भाग्य स्थान से काल सर्प योग बना हुआ है। तो भाग्य स्थान से जब काल सर्प योग होता है तो भाग्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव कर देता है। कभी तो आपको लगेगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और कभी आपको लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी जो एक बात है वो यह है कि बुध की महादशा चल रही है और बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठा है। तो यदि आप भाग्य की पूर्ण शक्ति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो, आपकी सरकारी नौकरी लगे, तो सबसे पहले तो आपको किसी योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर काल सर्प योग की पूजा करवानी चाहिए। साथ में जो बुध ग्रह नीच है उसकी भी आपको ग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए। आपको नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। अपने वजन के बराबर यदि आप गुड़ का दान करते हैं, जो बुध से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव आपकी जिंदगी में है वो आपसे स्वतः ही दूर चले जाते हैं। और जब तक आप काल सर्प की पूजा नहीं करवा ले तब तक आप प्रतिदिन रविवार को पास में किसी भी भैरव मंदिर में जाकर आप भैरव के दर्शन करें। साथ में एक दाल की कचौरी, दही और इमरती अगर प्रति रविवार को अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो इन सरल उपायों का आप पालना करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको साथ देगा और सरकारी नौकरी भी आपकी निश्चित तौर पर अगले वर्ष में सन 2014 में लगती हुई दिख रही है। मित्रों, अब समय हो गया है आज के पावर मंत्र को जानने का। तो आइए जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। यदि आपको लगातार आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, आपको लगता हो कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको आज मैं एक बहुत ही सरल किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूं। ओम रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन अगर आप 108 बार आप जाप करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं उनको दूर करती हैं। मित्रों, किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। यदि आप भी अपनी कोई समस्या हमें भेजना चाहते हैं तो हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है etvkismataapki@gmail.com। यदि आप अपनी समस्या हमें पत्र द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है किस्मत आपकी, ईटीवी राजस्थान 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय अम्बे। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीबीआई की गिरफ्त में रेल मंत्री पवन बंसल का भतीजा वी सिंगला। रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार से 90 लाख रुपए घूस लेने का आरोप।
लद्दाख में घुसपैठ के चलते खटाई में पड़ सकता है विदेश मंत्री का चीनी दौरा। भारतीय सरजमी में तंबू गाड़े चीनियों की सीनाजोरी जारी। हजारों नमाकों ने देश के बहादुर बेटे सरबजीत को दी अंतिम विदाई। पैतृक गांव भिकीविंड में बहन दलबीर ने दी मुखाग्नि। जम्मू जेल में हमले का शिकार पाकिस्तानी कैदी चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती। लापरवाही के आरोप में जेल अधीक्षक निलंबित, जांच शुरू। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का चयन आज। संदीप पाटिल की अगुवाई वाली चयन समिति करेगी 15 खिलाड़ियों का चयन। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रेलवे बोर्ड में मलाईदार पद हासिल करने के लिए 90 लाख रुपए की घूसखोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीबीआई ने इस मामले में किसी ऐरे गैरे को नहीं बल्कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भतीजे वी सिंगला और रिश्वत के रास्ते तरक्की की चाह रखने वाले रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के आला अधिकारियों के मुताबिक रेल मंत्री बंसल के भतीजे सिंगला को चंडीगढ़ में मंजूनाथ नाम के शख्स से 90 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मंजूनाथ महेश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर सिंगला को रिश्वत दे रहा था। महेश कुमार रेलवे बोर्ड में सदस्य स्टाफ के तौर पर हाल ही में शामिल किए गए हैं और बोर्ड में ही सदस्य इलेक्ट्रिकल के पद पर तरक्की के लिए ये रिश्वत दी जा रही थी। महेश को भी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में सिंगला, महेश और मंजूनाथ के अलावा संदीप गोयल नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस डील में दलाली की भूमिका में था। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मामले का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ का विवाद गहराता जा रहा है। फिलहाल इस मसले पर भारत और चीन के बीच हुई अब तक की बातचीत नाकाम रही है। इसी बीच इस विवाद के चलते विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चीनी दौरे पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इस बात के संकेत खुद खुर्शीद ने भी दिए हैं। दरअसल नई दिल्ली से तेहरान की उड़ान के दौरान विशेष विमान में खुर्शीद से पूछा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या उनकी चीनी यात्रा की समीक्षा की जाएगी। इसके जवाब में खुर्शीद ने कहा कि कल क्या होगा इसकी भविष्यवाणी आज कैसे की जा सकती है। इसके साथ ही खुर्शीद ने यह भी कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मसले पर दोनों देशों की अब तक की बातचीत संतोषजनक नहीं रही है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के न्योते पर खुर्शीद 9 मई को बीजिंग जाने वाले हैं। We haven't reviewed anything at this stage. We haven't found it necessary to review at this stage. But I think the word certainty is not a good word to use in human affairs. What happens tomorrow, one cannot predict today. पाकिस्तान में सरबजीत की हत्या और चीनी घुसपैठ की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एनडीए के सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, एनडीए संयोजक शरद यादव समेत एनडीए सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मौके पर लालकृष्ण आडवाणी ने बताया कि एनडीए ने अपने ज्ञापन में चीनी घुसपैठ और सरबजीत की हत्या के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार से विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है। गंभीर बातें हैं कि जिनके कारण हम समझते हैं कि सरकार को, संसद को भी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ सरबजीत सिंह का केस, और क्या यह सही है कि सरबजीत सिंह के केस में उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी अब तक और फिर भी रिहाई नहीं हुई। सरकार ने इसके बारे में क्या किया, ये हम उनके साथ जानना चाहेंगे। राष्ट्रपति जी से तो हमने निवेदन किया कि इन दोनों बातों के बारे में वे सरकार को, प्रधानमंत्री को उचित सलाह दे और सावधानी बरतने की
उनको हिदायत करें। लाहौर की कोट लखपत जेल में बर्बरता का शिकार हुए सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भीकीविंड में किया गया। सरबजीत सिंह को मुखाग्नि उनकी बहन दलबीर कौर ने दी। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ मौजूद रही। सरबजीत को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर समेत कई बड़े नेता भीकीविंड पहुंचे। आपको बता दें कि सरबजीत सिंह पर 26 अप्रैल को पाकिस्तान के लाहौर की कोट लखपत जेल में उनके साथी कैदियों ने जानलेवा हमला किया था। इसके बाद वो डीप कोमा में चले गए थे और 1 मई की देर रात तकरीबन 1:30 बजे लाहौर के जिन्ना अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इधर पाकिस्तान की बदनीयत का शिकार हुए सरबजीत सिंह के अपने देश में हुए पोस्टमार्टम से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। भीकीविंड के नजदीक पट्टी गांव के सिविल अस्पताल में सरबजीत का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के अहम सदस्य डॉक्टर गुरजीत सिंह मान ने बताया है कि सरबजीत के शरीर से दिल और किडनी निकाल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरबजीत के शरीर पर चोट के बहुत निशान हैं। उनके सिर की कई हड्डियां टूटी हुई हैं और सिर पर गहरे घाव भी हैं। गुरजीत सिंह ने कहा कि रिपोर्ट के आने के बाद ही सरबजीत की मौत के समय का पता चल सकेगा। Other viscera which we collected from the dead body, they were having small parts and small pieces of the viscera were removed. That is liver, spleen, kidneys, or liver, spleen, brain, lungs. All these pieces were removed from these viscera because these are large viscera. These pieces can be taken out for very stress. But as far as these viscera are concerned, they are sent as I described just now. Now coming to that. Other viscera which are present in the body and viscera which we have sent for chemical analysis. Whatever we have got from the body, we have sent for chemical analysis as well as for histopathological examination as per the diagnosis of Human Rights Commission of India. सरबजीत सिंह के दुखद मौत के बाद आखिरकार पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कोट लखपत जेल के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में कोट लखपत जेल के अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक और उप अधीक्षक शामिल हैं। इन तीनों अफसरों के नाम हैं मोहसिन रफीक, इश्तियाक गिल और गुलाम सरवर। पंजाब सरकार ने इन तीनों अफसरों को अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार ठहराया है, जिसके चलते सरबजीत पर जानलेवा हमला हुआ और आखिरकार सरबजीत ने 1 मई की देर रात लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू की कोट भलवाल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे सनाउल्लाह खान पर एक साथी कैदी ने शुक्रवार की सुबह हमला कर दिया। हमले में सनाउल्लाह को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते सनाउल्लाह को जम्मू स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात नाजुक होते देख उसे चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमले के आरोपी कैदी और पूर्व सरकारी कर्मचारी विनोद कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विनोद कुमार उत्तराखंड का रहने वाला है। साथ ही जेल अधीक्षक रजनी सहगल और दूसरे कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी उच्चायोग ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाते हुए विस्तार से जानकारी मांगी है। 3 उंगलियां उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अपने गिरबान में भी देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर हम पे आरोप लगाते हो। अभी तो उनने सरबजीत को मार डाला, उससे पहले भी एक आदमी को मार डाला था। हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है। जम्मू की कोट भलवाल जेल में हमले के शिकार सनाउल्लाह खान को बेहतर इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती कर दिया गया है। सनाउल्लाह को एयर एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ पहुंचाया गया। मेदांता अस्पताल की एक टीम भी इस शिफ्टिंग के दौरान उसकी देखरेख के लिए खास तौर पर मौजूद रही। जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद सनाउल्लाह खान पर हमले की जांच जम्मू कश्मीर के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। ये जानकारी देते हुए राज्य के गृह मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने कहा कि 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों समेत दोषी कैदी पर वाजिब कार्रवाई की जाएगी। जो है वहाँ जेल सुप्रीडेंट को हमने सस्पेंड किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है और जो कंसर्निंग जो ऑफिसर्स हैं
उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। मैंने डायरेक्टर जनरल प्रिजन को कहा है कि आप ऑन स्पॉट विजिट करिए, वहाँ जेल में जाकर आप ऑन स्पॉट विजिट करिए और देखिए कि उसका पूरा जो है मुझे डिटेल जो भी है वहाँ की वो मुझे बता दें। और इस सिलसिले में हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है अगले 2